ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों के लिए एज अ कंज्यूमर कंपटीशन अच्छा है कि मोनोपोली अच्छी है? क्यों? कंपटीशन होना हमारे लिए अच्छा है कंज्यूमर्स के लिए? मतलब कंपनीज में अगर कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर को फायदा होगा? क्यों? प्राइस कम होगा, जितना वो लड़ेंगे उतना फायदा हमें होगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? अच्छा एक एग्जाम्पल आया है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का, जिसमें वो कह रहे हैं पहले कोई 25 रुपए में 400 ml देते थे, कुछ उन्होंने किया जो जिनको देख के बाकियों ने भी किया, ऐसा कुछ। अच्छा पेप्सी क्वांटिटी ज्यादा दे रही क्योंकि वैसे भी कोई पेप्सी पीता नहीं है ना। अच्छा कैंपा कोला भी करती है। कैंपा कोला सही बोला हमने? अच्छा हमने पी नहीं कभी, इससे पता नहीं। हाँ तो कह रहे हैं कि 2-3 और ऐसी ड्रिंक्स आ गई जिसका कंपटीशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इनको भी अपना प्राइस कम करना पड़ता है। कोई एक प्लेयर अगर अपना प्राइस कम करेगा तो दूसरे को भी कंपटीशन के चक्कर में कम करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेलीकॉम इंडस्ट्री। बहुत साल पहले, आई डोंट नो आप पैदा थे कि नहीं, ठीक है, इनकमिंग में पैसा लगता था, आपको याद है? पैदा थे? हमारी आपकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब आपको कैसे याद है इनकमिंग पैसा लगता था? तो हम लोग जब छोटे थे, हम 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहे कि आपको लगे अच्छा देखो उम्र हो गई बेचारी खड़े होके पढ़ा रही, कब पता चले अटैक अटैक पड़ जाए। हाँ तो बहुत जब हम लोग छोटे थे तो इनकमिंग पे पैसा लगता था। इनकमिंग पे पैसा का मतलब समझे, अगर किसी ने हमको कॉल करी तो हमारा बैलेंस जाता था, ठीक है। जब इनकमिंग पे ये वाला सिस्टम था कि इनकमिंग पे कॉल होता तो लोग किसी का फोन आने पे गुस्साते थे, हाँ उठाते नहीं थे आपसे। तुम हमारे जमाने के हो हमें लग रहा है। तो उठाते नहीं थे कि अरे ये बहुत देर बात करता पैसा कटता रहेगा। फिर क्या हुआ, टेलीकॉम कंपनीज में कंपटीशन हुआ और फिर एक बहुत खुशी की बात आ गई थी कि इनकमिंग फ्री हो गई। आप बिलीव नहीं कर सकते लोग कितना खुश हो गए होंगे, इनकमिंग फ्री हो गई। अब जब इनकमिंग फ्री हुई तो क्या होता था कि फोन आ रहा है, जिस जो कर रहा है उसका पैसा कट रहा है, हमारा फ्री है तो हम आराम से बात करते थे। जब ये इनकमिंग आउटगोइंग का इतना चार्जेस वगैरह और हैवी चार्जेस लगते थे, जब इतना था तो आपको पता है हम लोग मिस कॉल खेलते थे। जैसे आप अभी अपने दोस्त को व्हाट्सएप कर देते हो खटाक से, हम लोग मिस कॉल खेलते थे। मिस कॉल कैसे खेलते थे कि भाई उसने, जैसे उसने हमको मिस कॉल किया फिर हमने भी मिस कॉल किया, ठीक है, इसका मतलब कि हाँ बात कर रहे हैं दोनों। उसने मिस कॉल किया, हमने तुरंत मिस कॉल कर ली। उसमें अगर उठा लिया किसी ने, किसी से दुश्मनी निकालनी होती थी तो हम लोग खटाक से एकदम फोन ले बैठे उठा लेते थे कि अब उसका पैसा कट गया, ठीक है। फिर टेलीकॉम कंपनीज में कंपटीशन हुआ और कंपटीशन होते होते इनकमिंग फ्री हो गई, फिर सिर्फ आउटगोइंग का पैसा लगता था। फिर आउटगोइंग के बाद 2 रुपए पर कॉल, फिर 1 रुपए पर कॉल, फिर 50 पैसे पर कॉल, ये आपने सुना होगा। और फिर आया रिलायंस। अरे जियो तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, पहले आया रिलायंस। जब रिलायंस आया तो उसने पता है क्या निकाला, लैला मजनू पैक। नहीं सुना किसी ने? क्या बात कर रहे हो, रिलायंस टू रिलायंस फ्री। सुना है आपने? जियो की अभी पैदा नहीं हुआ है, जियो जियो तो आगे की जनरेशन है। रिलायंस टू रिलायंस फ्री चला था। हमको ये बता दो बस, देखिए कितना दिमाग है आपके पास, कि रिलायंस टू रिलायंस जो सच बता रहे उसने लैला मजनू पैक के नाम से लॉन्च किया, तो उसका नाम लैला मजनू पैक क्यों था? बस यही दिमाग चलता है, एक बार में आंसर आ गया। लैला मजनू पैक इसलिए था कि दिन भर बात करो। हाँ लोग 2 रिलायंस ले लेते थे, पूछिएगा आज अपने घर वालों पे, सीधे ना पूछना लैला मजनू पैक, ऐसे पूछना रिलायंस टू रिलायंस फ्री था। तो उनका अगर 2 रिलायंस, हमने रिलायंस लिया तुमने रिलायंस लिया, घंटों बात करो फ्री। तो रिलायंस ने ये लॉन्च किया लैला मजनू पैक, उसके बाद रिलायंस रिलायंस फ्री, उसके बाद सारी टेलीकॉम कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, फ्री पैकेज आने लग गए, ठीक है। जैसा ये जनरेशन चल रही है उस हिसाब से हमको ऐसा लगता है आगे वाले समय में पता है क्या होगा, आप हमें कॉल करेंगे और मेरा बैलेंस बढ़ेगा। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? कंपटीशन इतना बढ़ता चले जाएगा कि हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट होता जा रहा है, 1 रुपीज क्रेडिटेड, 2 रुपीज क्रेडिटेड।
और जहां कॉल इंडस्ट्री में काम चल ही रहा था वहां पैदा कौन हो गया? जियो। पहले इंटरनेट के चार्जेस बहुत होते थे हम लोग के टाइम पे। हम लोग इंटरनेट फोन पे ना पूरे दिन में बस चलाते थे आधे घंटे, फिर बंद कर, इंटरनेट चलाने पे चलाया जाता था। ये याद है आपको? मतलब जैसे आपके में डेटा ऑन होना एक फीचर है, आपका फोन ऑन है मतलब डेटा ऑन है। अगर कहीं गलती से दब जाता है तो क्या हो गया? डेटा बंद हो गया क्या? घबराहट कैसी हो जाती है आपको? क्या हो गया? कोई मैसेज नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे? क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, यही तो करते हो, यही करते हो। अब क्या हो गया? मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो, फोन चल रहा है, ठकठकाने लग गए, अरे डेटा बंद था, अब जान में जान आई। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, क्योंकि डेटा के चार्जेस होते थे तो पूरे दिन में एक बार ऑन कर लिया डेटा, फटाफट मैसेज आके पढ़ लिए, फिर बंद कर दिया। जितनी देर का काम हुआ उतनी देर का काम किया। आपको पता है इंटरनेट कैफे जाते थे वहां 10 रुपीज पर आवर, 20 रुपीज पर आवर का, ये जो आप दिन भर वो इंस्टा और फेसबुक चलाते हो, इंस्टा और फेसबुक चलाने के लिए 10 रुपए इंटरनेट कैफे में जाके देने पड़ते थे, तब जाके सबसे बात करो। फिर 1 घंटे पता चला जब बात एंड होने वाली थी काम की, पूछा ही था वो हाँ ना का जवाब देने वाली थी, तब तक कैफे वाला आ गया, टाइम हो गया। वही तो बात है ना? तो तब इंटरनेट की ये सिचुएशन थी, इतना महंगा डेटा चार्जेस होते थे, और फिर उस जमाने में कौन पैदा हो गया? जियो। अब जियो ने आके सबसे पहले क्या कर दिया? इंटरनेट फ्री। तब आप पैदा हो गए होंगे, जियो के साथ ही आपका भी जन्म हुआ, ठीक है? आपको ये याद होगा जब जियो एकदम इनिशियली आया था तो लोगों को लग रहा था फ्रॉड है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ है, जियो फ्री कैसे हो सकता है, याद आया? तो बहुत सारे लोग ऐसे जियो का कार्ड ले रहे थे, तो जो नहीं ले रहे थे उनको लगता है अरे अभी फंसोगे, देखना फ्रॉड, ऐसे कैसे फ्री हो सकता है। और फिर जियो ने फ्री करना शुरू कर दिया। फ्री करने से क्या हुआ बताओ? आदत, बस आदत लग गई। आज जो आपकी सांसें बंद हो जाती हैं, अगर कोई एडमिट हो और उससे कहा जाए वेंटिलेटर चलाए कि फोन चार्ज पे लगाए, हमने कुछ नहीं बोला, आप खुद ही बोले अबे पहले चार्ज कर दो, थोड़ी सांस हम खुद ले ले रहे हैं, वेंटिलेटर तो ठीक है समझ लेंगे। आप समझ रहे हो डेटा चार्ज कितना इंपॉर्टेंट हो गया है? यानी आज हम इंटरनेट की बिना इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन, कुछ आपको ढूंढना हो तो गूगल, ये डेटा अलग से, ये जियो ने आदत डलवाई। अब फ्री है जियो, सबसे महंगा है, एग्जैक्टली exactly. और आगे आने वाले समय में और महंगा होगा, क्योंकि अब हमारी आदत लगी। अब आदत में भी आप देखिए क्या कंपटीशन हो रहा है। स्पीड, हमारे टाइम पे जो हम लोग कोई वेबसाइट खोलते थे पहले घूमता था, अब घूम रहा है, हम बैठे घूम रहे हो। हाँ, वी यूज टू वेट। आप पेशेंस समझ रहे हो? हम लोगों का पेशेंस, तभी पुराने लोगों में पेशेंस बहुत होता था। वो घूम रहा, खुलेगा अपना, मतलब एक बार आपने क्लिक कर दिया, दो तीन काम निपटाया है। हाँ, फिर आके देखा आप खुल गई वेबसाइट। आप लोग का पेशेंस लेवल चल नहीं रहा है। अपना वाईफाई लाओ, तुम अपना लाओ, सब अपना, हमारे से नहीं चल, बवाल हो गया इतनी देर में, ठीक है? ये पेशेंस खत्म अरे सच्चाई है, ये पेशेंस खत्म किया है जियो ने, ठीक है? और जैसे ही ये पेशेंस खत्म हुआ उसने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, और आगे के टाइम पे और बढ़ाएगा। ये होता है कंपटीशन, जितना कंपटीशन। और जियो के चक्कर में क्या हुआ, पहले ये वोडाफोन एयरटेल कैसे राजा बने घूमते थे। एयरटेल और वोडाफोन ऐसे जो अमीर लोग होते थे, अच्छा एयरटेल है वोडाफोन है, उसके बाद क्या हो गया, मर्जर करना पड़ गया। वोडाफोन को किससे करना पड़ गया? जबकि उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो बड़ी सारी छोटी कंपनीज थी। एज फार एज रिमेंबर, आपको याद है बिग बाजार ने भी अपना सिम कार्ड निकाल दिया था। कितने, वो यूनिकॉर्न था शायद, डोकोमो था, एक ऐसे यूनी करके भी कुछ था कितनी कंपनीज ने अपना निकाल दिया। और जब जियो आया तो ये छोटे छोटे तो पता नहीं कहाँ निकल गए, और जो थोड़े बहुत थे उन्होंने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया। मर्जर करने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहे, भाई फ्री कौन दे देगा एकदम। उनके कॉल चार्जेस देखो कितने कम हो गए अल्टीमेटली, ठीक है? और आज सिचुएशन क्या हो गया, जियो का रिचार्ज कराने जाइए, देखिए कितना महंगा है। दिस इज व्हाट इज कंपटीशन। समझ में आया? एक कंपटीशन के चक्कर में मार्केट पूरा इन्फ्रिंज हो जाता है। जरा एक एग्जांपल सोच के देखिए, हमको बताइए मिल्क प्रोड्यूसिंग कितनी कंपनीज हैं? अमूल और नमस्ते और नंदिनी, अच्छा नंदिनी, मदर डेयरी और ज्ञान, ओके, पारस, ओके। अब पास वाली गाय, अब ये भी बता दो, वो बगल वाला चट्टा, अरे लोकल बात नहीं कर रहे, हाँ ऐसे ही तो बताते चला।
मेजर प्लेयर बताओ, मेजर प्लेयर कौन? अमूल हो गए, नमस्ते हो गया, मदर डेयरी हो गया, ठीक है। अब ये तीन जो, ठीक है आगे बढ़ो, ये तीन जो मिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है, इन तीनों ने कर लिया मर्जर और इन्होंने कहा कि हम लोग दो इम्पैक्ट पूछेंगे। इन्होंने कहा हम लोग 1 मंथ तक मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे। बताओ इससे क्या होगा? और 1 महीने बाद इन्होंने मिल्क की सप्लाई करी 500 रुपीज पर लीटर। बताओ बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा और स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक पता है क्यों हो जाएगा? हाँ, लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है, कहीं ऐसा ना हो आगे ना मिले, भर लो, सारा स्टॉक कर लो। बीच में आपको याद हो एक न्यूज, हाँ एक न्यूज आई थी कि नमक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही, इनफैक्ट कई बार लोग ऐसे भी रूमर चला चुके, फिर से वो हो रहा है क्या, लॉकडाउन फिर से हो रहा है। जैसे ही आप पता है नोटिस करना, जैसे ही ये सब रूमर्स आते हैं, आप ये ब्लिंकिट बिग बास्केट देखना, सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक, सब भर लेते हैं घर में, पता नहीं सही में हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन तीनों ने मर्जर कर लिया और इन मर्जर भी नहीं किया, इन्होंने कहा चलो एक अग्रीमेंट करते हैं, 1 महीने तक हम लोग मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे। 1 महीने बाद हम लोग वो मिल्क जो शायद 60 रुपीज पर लीटर बिक रहा है, 500 रुपए पर लीटर बेचेंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर्स। ऐसा होना लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए गलत है। ऐसा ना हो इसके लिए हमारे देश ने भी एक, हाँ हमारे देश ने एक स्टेप लिया। बताओ क्या स्टेप लिया? लॉ बना दिया, ठीक है। पहले लॉ था और एक चैप्टर बढ़ा दिया। पहले लॉ था, शायद आपने नाम सुना हो, MRTP एक्ट, कहीं सुना है? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एक्ट बना था मोनोपोलीज को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि भैया जो मोनोपोलीज हैं वो नहीं बनेगी, क्योंकि मोनोपोली होने से कंज्यूमर का नुकसान होगा। फिर जब MRTP एक्ट चल रहा था तो उन्होंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव मोनोपोली को रोकना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव कंपटीशन को भी बढ़ावा देना है। और इसलिए MRTP एक्ट को हटा करके कंपटीशन एक्ट लाया गया। यानी कंपटीशन एक्ट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ MRTP। आज MRTP एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, आज कौन सा एक्ट एग्जिस्ट करता है? कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट की ये ड्यूटी है कि मार्केट में कंपटीशन रहे। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, आप देखिए छोटी छोटी चीज में आप कंपटीशन करते हैं। आप सब्जी लेने जाते हैं, उसने कहा 10 रुपए किलो, आप कहेंगे यार वो पीछे वाला टेलर तो मैं 8 का दे रहा था, तुरंत भले कोई दे रहा हो ना दे रहा हो। अब लेकिन दुकानदार स्मार्ट हो गए, वो कहते हैं जाओ वहीं से ले लो। हाँ, फिर आप एकदम मुंह लटका के चले आते हैं, अब किस उससे मांगे उनसे। दिस इज नाउ वेरी कॉमन, वो कहते हैं जाओ उसी से ले लो जाके। हाँ होता है आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज कॉम्पिटिशन। जितना कंपटीशन होगा उतना ही प्राइसेस बेटर होंगे, और हमारे देश में कंपटीशन रहे इसके लिए ये लॉ बनाया गया है। और इसके अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई है। आप नाम बता सकते हो अथॉरिटी का, किसी ने सुनी हो? CCI। हम बता रहे आपने कहाँ पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव भूल जाओ। CA-CET में हम बता रहे कहाँ है, हम बता रहे कहाँ था, हमीन पढ़ा था इसलिए मैं याद है कहाँ था। CA-CET में एक चैप्टर था एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, जहां पे हमने आपको बताया था कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जहां सेबी था, RBI था, NCLT था, रेरा था, वहीं CCI था। रहने दो, अभी समझ लो CCI है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI की ड्यूटी ये देखना है कि कहीं पर भी कंपटीशन इन्फ्रिंज ना हो रहा हो। इसलिए आज के टाइम पे कोई भी कंपनी मर्जर करने जाती है तो पहले परमिशन CCI से लेती है। कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि अगर मर्जर अमेलगमेशन होंगे तो एक अप्रूवल लगती है CCI की। आप जब मर्जर्स करने जाते हैं तो पहले CCI के पास जाते हैं। CCI ये देखता है कि तुम्हारे मर्जर से कहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तुम्हारे मर्जर से मोनोपोली तो नहीं क्रिएट होगी। अगर नहीं हो रही है तो परमिशन मिलती है, नहीं तो परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। इस पूरी चीज को देखने के लिए जो लॉ बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है? कंपटीशन एक्ट। ये तो हो गया इस एक्ट की बात। अब इस चैप्टर की रेलेवेंस समझिए। ओल्ड सिलेबस में कोई बच्चा है यहाँ पर जो पहले ओल्ड में था अब न्यू में आ गया? सब न्यू है। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर 25 नंबर का था अकेले चैप्टर, सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। दिस अलोन चैप्टर पार्ट B वाज ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है। और अब उन्होंने वेटेज हटा दी है, वेटेज हटा दी क्योंकि पार्ट A और B कर दिया। लेकिन आप सोच सकते हैं जो चैप्टर पहले 25 नंबर का था वो कम से कम नहीं तो 15 का तो आएगा ही आएगा। 10 से 15 नंबर का ये चैप्टर आएगा ही आएगा, और आपके प्रोफेशनल्स में भी है, ठीक है। सेम चैप्टर कंपटीशन एक्ट। तो इससे आपको क्या समझ में आया?
पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे? अच्छा चलो, देखिए अब हम लोग कंपटीशन एक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक कहानी बताएंगे, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कहानियां। देयर इज अ ग्रोइंग, आज घर जाके पूछना लैला मजनू के बारे में, लायंस टू लायंस पैक्ट था कि नहीं था। There is a growing recognition that a flexible, dynamic and competitive private sector is essential to fostering sustainable economic development. Promoting effective competition spurs firm to focus on efficiency. Competition होने से बताइए efficiency बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है efficiency? स्वाति बेटा माइक नहीं वर्क कर रहा है, इसमें नहीं चल रहा। इसमें तो आ रही है आवाज। चलो ठीक है, रहने दो। ओके नेक्स्ट देखिए, इसमें जो मार्क करना है, ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं इंट्रोडक्शन। आपको जो मार्क करना है वो सीधे आ जाओ, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां हो जाए तो ये सब पढ़ लेना। गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी आपकी, अब कभी नहीं होंगी। समर वेकेशन अब आपकी लाइफ से। कंपटीशन लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी में आओ। इसमें देखो एक ब्लॉक होगा, ये आओ पहले, व्हाट इज कंपटीशन इन द मार्केट। अभी तक एक्ट शुरू नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान दे तो, ठीक है। कंपटीशन एक्ट जहां से स्टार्ट होगा वहां से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन कॉमन पार्लेंस कंपटीशन इन द मार्केट मींस sellers striving independently for buyers patronage to maximize profit। सेलर आपको पता है कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पे बेचें, और बायर क्या कोशिश करता है कि हम, आप जब कोई चीज खरीद के, जैसे 1000 रुपए की चीज थी और आप उससे 800 में ले आए, तो आप खुशी खुशी आते हैं, बताओ क्यों? बेवकूफ बना दिया, ठीक है, हम 800 में ले आए। और आपके पीछे मुड़ते ही सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? कितना बड़ा बेवकूफ था, 100 रुपए की चीज 800 में ले गया। बस यही कंपटीशन है, जिस प्राइस पे दोनों अग्री हो जाएं वही प्राइस होता है जिस प्राइस पे सेल हो जाती है, ठीक है। A buyer prefers to buy a product at a price that maximizes his benefits, whereas the seller prefers to sell the product at a price that maximizes predefined mandate। एक स्पेसिफिक लॉ की बात करते हैं तो वो कंपटीशन लॉ है, लेकिन अगर हम सारे रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? कंपटीशन पॉलिसी। तो हम लोग को डिफरेंस समझ में आ गया है किसके किसके बीच में? कंपटीशन पॉलिसी एंड कंपटीशन लॉ के बीच में। समझ आ गया डिफरेंस? ठीक है, अब मार्क करिए। देखो ये अब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव बता रहे हैं, ये सब कब पढ़ोगे? समर वेकेशंस में, ठीक है। ये हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं कि पहले क्या क्या हुआ, ये सब नहीं करना। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, फिर देखना ये बताएंगे। ये देखो एमआरटीपी एक्ट आया, जो एमआरटीपी एक्ट आया था फिर वो चला गया, ठीक है। और उसके बाद देखो रिकमेंडेशंस आए सचार कमेटी के, और लास्ट में फाइनली देखो किसका जन्म हो गया, यहां से एक्ट शुरू है। दिखा? अब बस फिंगर्स क्रॉस ये रखो कि ऊपर वाला कुछ ना पूछ ले। समझ में आया हमने क्या बोला? आज तक तो नहीं पूछा, आज तक तो नहीं पूछा, सिर्फ वही पूछा कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी वाला। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर पूछने के लिए इतना कुछ है, ठीक है। पहले क्या होता था, 25 नंबर का चैप्टर था तो उनके पास काफी चीजें थी पूछने की, 25 कवर करना है तो कुछ ना कुछ पूछ लेते थे, लेकिन उसमें से भी ये सब राघवन कमेटी, सचार कमेटी कुछ नहीं पूछा। अब आपके में तो और कम चांसेस हैं, क्योंकि आपके में तो वेटेज 25 की भी नहीं है, फुल पार्ट है। फुल पार्ट 60 मार्क्स का तो है, उसमें से ऐसा थोड़ी करेंगे कि 25 नंबर का एक चैप्टर से पूछ लेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स, तो इसलिए उसके आने के चांसेस और कम है, ठीक है। तो इसलिए वो ना करना। यहां से आ जाओ कॉम्पिटिशन एक्ट, और देखो कॉम्पिटिशन एक्ट में सबसे पहले बता रहे हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट हैज बीन इनैक्टेड टू प्रोवाइड
कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन। सबसे पहले ये एक्ट एक कमीशन बना रहा है, बताओ इस कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। व्हाट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन? नेगेटिव इफेक्ट। कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कंपटीशन का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ये देखने के लिए सीसीआई बनाया गया है। ओके, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीसीआई। अब जरा डेफिनेशंस में आइएगा, देखो कहां से चैप्टर शुरू है। ये भी देखो एक पॉलिसी बता रहे हैं, एशियन रीजनल गाइडलाइंस। इसको जरा एक बार मार्क करो, इसको सिर्फ रीड लिख लो, बता दे रहे क्या है। एशियन रीजनल गाइडलाइंस थी कंपटीशन पॉलिसी में। ये केस हुआ था एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड, जिन्होंने कंपटीशन पॉलिसी ले डाउन करी थी। इसमें सिर्फ ये मार्क करो, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन पॉलिसी, और इसमें लिख लो ओनली हेडिंग्स, 4-5 पॉइंट्स मार्क कर लो बस। कह रहे हैं कंपटीशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंज्यूमर वेलफेयर होगा, ये पॉइंट्स मार्क कर लो बस। एक्ट शुरू हुआ है अभी तक? तभी देखिए आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है। देखो आपको जाना पहचाना यहां से लगेगा, यहां से। अब समझ में आया? यहां से कंपटीशन एक्ट स्टार्ट है। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? कुछ पढ़ा ही नहीं है तो डाउट क्या होगा? ठीक है, अब शुरू करें। चलो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आइए। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए किसकी है? एक्विजिशन। अगर हम कहते हैं हम किसी भी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, तो हम किस तरह से अक्वायर कर सकते हैं? शेयर्स ले सकते हैं, वोटिंग राइट्स ले सकते हैं, एसेट्स ले सकते हैं, या फिर हम उस कंपनी की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो दो तरीके क्या हो गए एक्विजिशन के? शेयर ले लिया, वोटिंग राइट ले लिया, या फिर हमने उसके एसेट्स ले लिए। और दूसरा तरीका क्या हुआ? कंट्रोलिंग ओवर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर द एसेट्स। इन दो तरह से हम किसी भी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, जिसको क्या कहा जाएगा? एक्विजिशन। दिया है ना सबके बुक में? नहीं दिया है? एक्विजिशन की डेफिनेशन नहीं है? पहली डेफिनेशन तुम लोगों में कौन सी दी है? एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट भी नहीं दी है? अच्छा ठीक है, अभी है एंटरप्राइज आगे है। चलो अग्रीमेंट पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? एक सवाल पूछेंगे आपसे, पूछे। दो कंपनीज थी, वही ले लेते हैं, चलो अमूल एंड नमस्ते, ठीक है, ये दो कंपनीज थी। इन दोनों ने आपस में अग्रीमेंट किया कि हम दोनों 1 महीने तक मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों ने रिटन अग्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। अब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हम लोग 1 महीने तक मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जब ये बात सीसीआई को पता चली, तो सीसीआई ने इनके खिलाफ एक्शन लिया कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। बताओ इस शब्द का मतलब समझ में आया? एंटी कॉम्पिटिटिव। एंटी कॉम्पिटिटिव समझ में आया क्या हुआ? अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। अब ध्यान से सुनिएगा, अमूल और नमस्ते के बीच में अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ये हुआ कि हम लोग 1 महीने तक मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे। सीसीआई ने उनको नोटिस भेजा कि आपका ये अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है। उन्होंने ये कहा हमारा अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, रीजन बीइंग वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी रिटन अग्रीमेंट। और क्योंकि हमारा अग्रीमेंट सिर्फ ओरल था, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। अब आपको ये बताना है कि ये अग्रीमेंट जो इन्होंने किया है ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं होगा। कैसे बताओगे? कैसे बताएंगे? आप प्रोफेशनल हैं, कैसे बताएंगे? दिल की आवाज सुनेंगे? कैसे करेंगे? यही होती दिल की आवाज दिल की आवाज यही हुई, कुछ ना कुछ समझाना। हमने आपसे पूछा, उन्होंने कहा हमारा अग्रीमेंट ओरल है। ओरल अग्रीमेंट कोई अग्रीमेंट नहीं होता। सीसीआई कह रहे नहीं, ओरल और रिटन अग्रीमेंट अग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इस बात के लिए आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया हम कंपटीशन एक्ट में अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। ये हुआ लीगल आंसर। तो देखो, देख के बताओ, पढ़ो, मन में पढ़ो, मन की आवाज बाहर आ रही है आपकी। बताइए, अमूल और नमस्ते का ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा?
लो, ये भी अच्छा कला है, आंसर पढ़ने के बाद भी सही बता पाना। हमने आपसे पूछा अमूल और नमस्ते का जो अग्रीमेंट हुआ है ये एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? विल दिस बी कंसिडर्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव? क्यों अमूल और नमस्ते कह रहे हैं इट वाज नॉट अ रिटन अग्रीमेंट? व्हाट इज योर कंटेंशन? आपका क्या कंटेंशन रहेगा? आप कह रहे हैं कि भाई जब एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे कंपटीशन एक्ट के अंडर तो उसकी फर्स्ट क्लॉज में क्या लिखा है? whether or not such arrangement, understanding or action is in formal or in writing. कह रहे हैं राइटिंग में हो या ना हो। नॉर्मली पूरे लॉ में जो चीज रिटन नहीं है हम उसको वैलिड नहीं मानते। लॉ में हम लोग सिर्फ वैलिड किस चीज को मानते हैं? जो रिटन हो। लेकिन यहां पे देखिए कह रहे हैं आपका अग्रीमेंट रिटन में हो या ना हो, अगर वो अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है तो हम उसको वॉइड मान लेंगे। ऐसा क्यों? सोचो ऐसा क्यों किया गया? सोचो अगर ये क्लॉज ना होता और ये लिखा होता ओनली रिटन अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज एन अग्रीमेंट। हाँ, सब लोग पता है क्या करते? ओरल अग्रीमेंट कर लेते, कह रहे कागज पे नहीं लिखेंगे, ओरल अग्रीमेंट कर लेंगे, अवॉइड करके दिखाओ। तो उन्होंने ये कहा हमें रिटन से मतलब नहीं है, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, अगर वो अग्रीमेंट है और उससे एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट हो रहा है तो उसको वॉइड मान लिया जाएगा। आपको हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेशन का यूज समझ रहे हो कैसे होता है। अब इतना बड़ा केस हुआ, इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज हुआ कि हाँ भाई अग्रीमेंट ओरल होना चाहिए कि रिटन होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए? एक्ट देखा जाए, एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी जाए। फिर आपने एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में आपने फर्स्ट क्लॉज पढ़ा और फर्स्ट क्लॉज पढ़ के आपने इमीडिएटली आंसर दे दिया कि एक्ट की डेफिनेशन में लिखा है चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। इसका मतलब उन्होंने जो अग्रीमेंट किया है वो इस एक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, चाहे लीगली इन्फोर्सेबल हो या ना हो, whether or not such understanding under arrangement or action is intended to be enforceable by legal proceeding। वैसे भी अगर रिटन नहीं है तो लीगली इन्फोर्सेबल कहां हुआ? कोई भी ओरल चीज लीगली इन्फोर्सेबल कहां हुई? तो कह रहे हैं ओरल हो चाहे रिटन हो, चाहे लीगली इन्फोर्सेबल हो चाहे ना हो, अगर मिल के अरेंजमेंट किया है या अंडरस्टैंडिंग किया है तो उसको कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या मान लिया जाता है? अग्रीमेंट। समझ में आया? इस एक डेफिनेशन में हम लोगों ने 5 मिनट बिताया है। ठीक है, बड़े बड़े केस इस डेफिनेशन से समझ में आएंगे कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं होगा। एनी डाउट? आगे चले। हाँ बेटा। वो दैट इज नॉट, हाँ दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन, वो बुक वालों ने लिखा है अलग से। मतलब समझ गए, वो बता रहे हैं अग्रीमेंट और एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। ओके चलो, एपेलेट ट्रिब्यूनल नाम तो सुना ही होगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल सिर्फ एनसीएलटी हो सकता है। अच्छा पढ़ के बताया है, ओके ओके। एनसीएलटी इज अ एपेलेट अथॉरिटी ऑफ दिस एक्ट एज वेल। जैसे कंपनीज एक्ट की एडजुडिकेटरी अथॉरिटी कौन होती है? एनसीएलटी। और एपिलेट अथॉरिटी कौन सी होती है? एनसीएलएटी। ठीक है, उसी तरह कंपटीशन एक्ट की भी जो एपिलेट अथॉरिटी है वो एनसीएलएटी ही है। ठीक है, यानी दोनों के ही केसेस किसके पास आते हैं? एनसीएलएटी के पास। अगला टर्म देखो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? कार्टल। कार्टल क्या हुआ? ड्रग्स के कार्टल? बेटा हम लेते नहीं, तुमको पता है, तुम समझाओ। कार्टल मीन्स अ सिंपल एसोसिएशन। ठीक है, अभी समझेंगे हम क्लास के बाद कि ड्रग्स के कार्टल क्या। अच्छा ठीक है, आई गॉट योर आंसर। कार्टल का मतलब एक एसोसिएशन, कुछ लोग मिल के एक जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, मिल्क वाले सेलर्स जो थे उन्होंने मिल के अपनी एसोसिएशन बनाई कि हम 1 महीने तक मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपना क्या बना लिया? कार्टल। जब कुछ सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर मिल के अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, इस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? कार्टल। हमको बताओ कार्टलाइजेशन वैलिड होता है कि वॉइड? कार्टल फॉर्म करना वैलिड होगा कि वॉइड होगा? अगर एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वॉइड होगा। देखिए, कार्टल इंक्लूड्स
एन एसोसिएशन ऑफ, किसकी एसोसिएशन? प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, हु बाय एन अग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स क्या कर सकते हैं? लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन सेल प्राइस। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए इंडिया में 2 सेलर्स हैं मिल्क के, अमूल एंड नमस्ते। अमूल और नमस्ते के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, ओरल अग्रीमेंट। अमूल ने कहा नॉर्थ की मार्केट हम देखेंगे और साउथ की मार्केट नमस्ते देखेगा, ठीक है। इज दिस एंटी कॉम्पिटिटिव और नॉट? दिस इज नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव। अमूल ने कहा हम नॉर्थ की मार्केट देखेंगे, तुम यहां नहीं आओगे, और नमस्ते ने कहा हम साउथ की मार्केट देखेंगे, तुम यहां नहीं आओगे। दिस अग्रीमेंट इज एंटी कॉम्पिटिटिव, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू से दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव? हिंदी में भी बोले, थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, आती है मतलब, ऐसा नहीं आती नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा? फुल हैंड्स, ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है नहीं ये एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, और जिन लोगों ने किसी में हाथ नहीं उठाया उनका क्या आंसर है? हाँ वो 2 मिनट बाद बोलेंगे यही तो हमारा आंसर था। बताओ वाई? वाई ईशान, क्यों एंटी कॉम्पिटिटिव है? लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बाकी जो कह रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो क्यों नहीं है? एनी गुड रीजन? आप लोग लॉयर हैं, केस लड़िए। अच्छा एक जस्टिफिकेशन ये आई है एंटी कॉम्पिटिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि साथ में थोड़ी मिलके कर रहे हैं, वो अपना टेरिटरी संभाल रहे हैं, वो अपनी टेरिटरी संभाल रहे हैं। क्यों एंटी कॉम्पिटिटिव है वाले बताएं। ओके शी इज सेइंग तो फिर तो नॉर्थ में अमूल अपने हिसाब से चलेगा, साउथ में नमस्ते अपने हिसाब से चलेगा। मोनोपोली हो गई, कह रहे हैं अमूल की नॉर्थ में मोनोपोली हो गई और नमस्ते की साउथ में मोनोपोली हो गई, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं हुआ? हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि बाकी सब ये एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ? आप बता ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन के अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? मोनोपोली हो गई भाई। अगर अमूल ने काम सिर्फ नॉर्थ में बेचेंगे और नमस्ते ने काम साउथ में बेचेंगे तो नॉर्थ में अमूल की मोनोपोली हो गई। कहते ना मार्केट डिवाइड कर ली, ये हमारा एरिया है, ये सुना है आपने? अमूल कह रहा हमारा एरिया है, हम 1,000 रुपए पर लीटर पे मिल्क बेचेंगे। क्या लोगों के पास ऑप्शन है किसी और से खरीदने का? नो। साउथ में नमस्ते कह रहा हम 1,000 रुपए पर लीटर बेचेंगे। अगर ऐसा अग्रीमेंट उन्होंने किया है कि हम मार्केट शेयर कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो कार्टेल एंड दिस इज ऑल्सो एंटी कॉम्पिटिटिव। ऐसा करने की परमिशन उनको नहीं मिलेगी। ऐसे सारे अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये उन्होंने कार्टेल फॉर्म कर लिया। कुछ भी जो एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज कार्टेल, ठीक है। द नेचर ऑफ कार्टेल, कार्टेल का पर्पस देखो क्या है। The nature of cartel is to raise price above competitive level. कार्टेल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो लोग क्यों मिलके काम कर रहे हैं? क्योंकि वो मिलके प्राइसेस बढ़ाना चाह रहे हैं, रिजल्टिंग इन इंजरी टू द कंज्यूमर्स एंड द इकोनॉमी। वैसे जो कार्टेलाइजेशन होता है वो वॉइड माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा, इसलिए कार्टेलाइजेशन को वॉइड मानते हैं। 2 तरीके के कार्टेल होते हैं इंटरनेशनल कार्टेल में, एक इंपोर्ट कार्टेल, एक एक्सपोर्ट कार्टेल। बताओ एक्सपोर्ट कार्टेल में क्या हो रहा होगा? एक्सपोर्ट कार्टेल में किन लोगों ने एसोसिएशन करी होगी? एक्सपोर्टर्स ने। समझना, एक्सपोर्ट कार्टेल में सारे एक्सपोर्टर्स मिल गए और उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से अपने प्राइस पे एक्सपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट कार्टेल क्या होगा? इंपोर्टर्स ने एसोसिएशन बनाई और वो कह रहे हैं हम इस प्राइस पे बेचेंगे। हमको बताओ इंपोर्ट कार्टेल और एक्सपोर्ट कार्टेल में कौन सा वैलिड होना चाहिए, कौन सा वॉइड? आपको पता है हमारा लॉ, हमारी सरकार क्या कहती है? हमारी सरकार कहती है इंपोर्ट कार्टेल जो है वो वॉइड है, एक्सपोर्ट कार्टेल का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कह रहे हमसे क्या मतलब, दूसरे देश समझे। आप सेल्फिशनेस समझ रहे हैं? हमारा देश कह रहा है इंपोर्ट कार्टेल, जो इंपोर्टर्स ने कार्टेल बनाई है वो यहाँ आ रहे हैं, वो वॉइड नहीं बना सकते। एक्सपोर्टर कार्टेल बना के बाहर बेच रहे हैं बढ़े हुए दामों में, आराम से बेचो, खूब लेकर आओ।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली कह रहे एक्सपोर्ट कार्टेल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट कार्टेल इज नॉट कवर्ड अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। उनका एक्सपोर्ट कार्टेल हमने कॉम्पिटिशन एक्ट से बाहर कर दिया, जो मर्जी आए करो, बाहर से कमा के लाओ। हाँ ये बात अलग है कि जिस हिसाब से हम भेज रहे हैं उतने आसान थोड़ी है बाहर वाले, ठीक है, हाँ वो और कई प्रकार के कार्टेल लगा देंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि बाहर वाले इसको रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, बट एज फार एज हम तो कॉम्पिटिशन एक्ट से मतलब है। कॉम्पिटिशन एक्ट ये कहता है इंपोर्ट कार्टेल वॉइड है, लेकिन एक्सपोर्ट कार्टेल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा है an international cartel is said to exist when not all of the enterprises in a cartel। ये कार्टेल ना, कार्टेल और बेड्रिकिंग दो तीन जिसमें है, ये आपके इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन है, तो पूछते ही हैं, कार्टेल जरूर पूछते, कई बार आता है कार्टेल। International cartel is said to exist when not all the enterprises in a cartel are based in the same country। जब एसोसिएशन में कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ इंडिया के लोग हैं, तो वो कैसी कार्टेल हो गई? इंटरनेशनल कार्टेल। इंपोर्ट कार्टेल में बताओ कौन हुआ? enterprises including association get together for the purpose of import into the country। और export cartel क्या हुआ? is enterprises based in one country with an agreement to cartelize market in other country। अब बताओ ये क्या लिखा है? in the competition act cartels meant exclusively for export have been excluded। एक्सपोर्ट कार्टेल को उन्होंने कंपटीशन एक्ट से बाहर कर दिया, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट कार्टेल वैलिड है एज फार एज हमारी कंट्री इज कंसर्न। अब दूसरा देश उसको वॉइड डिक्लेयर करता है तो कर दे, ओके। दिस इज बिकॉज सच कार्टेल डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट मार्केट इन इंडिया एंड हेंस आउटसाइड द परव्यू ऑफ कंपटीशन एक्ट। समझ आ गया? कार्टेल का मतलब समझ में आ गया, इंपोर्ट कार्टेल समझ में आ गया, एक्सपोर्ट कार्टेल समझ में आ गया। अच्छा अब सच बताओ कितने बच्चों ने मन ही मन पढ़ना बंद कर दिया है? उनके हिसाब से क्लास ओवर हो गई, कह रहे बस हो गया, अब सिर्फ हम बड़बड़ा रहे कोने में खड़े होके। हाँ ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, थोड़ी देर तक लग रहा है सब साथ में, 10-15 मिनट बाद ऐसी, पिछले 5 मिनट से हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम एक कोने में सिर्फ बड़बड़ा रहे हैं और आत्माएं निकल के जा चुकी हैं, यहाँ सिर्फ शरीर बैठे हैं। अब ऐसा है, देखा, इसीलिए आवाजें नहीं आ रही हैं। पढ़ाएं, कोई आवाज नहीं है, देख रहे हो? देखो, हाँ बेटा, हाँ चलो एक बैठा है, डाउट आया, हाँ बेटा पूछो। एक्चुअली ये माना जाता है कि जो कार्टेल आप जो फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, दैट इज फॉर इनवैलिड पर्पस ओनली। तो वैसे तो कार्टेलाइजेशन ही वॉइड है, बट अगेन वो होता है, मतलब सीसीआई, अगर सीसीआई को लगता है कि ये कार्टेल एडवर्स पर्पस के लिए, तो वो कार्टेल बनाने नहीं देते। नहीं नहीं, छोटे भी कर सकते हैं, बल्कि सोच के देखो, जैसे बिग एंटरप्राइजेस हैं वो तो हो गए, जो छोटे सेलर्स हैं, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया ना मिल्क का, एक्चुअली स्पीकिंग मिल्क इज नॉट द परफेक्ट एग्जांपल, क्योंकि आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो लोकल सेलर्स से लेती है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमूल एंड नमस्ते। अमूल और नमस्ते अगर अपना प्राइस बढ़ा भी देंगे, स्टिल वी हैव अदर ऑप्शंस। मेडिसिन है, सॉल्ट, कितनी कंपनी सॉल्ट बनाती है बताओ? बनाती हैं 4-5 और, लेकिन प्रोमिनेंट प्लेयर इज टाटा, और टाटा की इतनी ताकत है कि वो छोटे छोटों को बहुत आराम से खरीद सकता है। सोचो अगर उसने खरीद लिया, एंड सॉल्ट आता सबसे सस्ता है, लेकिन है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सस्ता आता है, कितने का आता है? बस हम ये देखना चाह रहे थे कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ सामान खरीदा है, पहले 10-15 का आता था, 25-30 मैक्सिमम, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब सोचो उन्होंने कह दिया हम सॉल्ट देंगे 1000 रुपए पर केजी, बताओ नहीं खाओगे नमक? मेरा नमक के खा लेना दाल, खरीदोगे 1000 पर केजी पे भी खरीदोगे, दैट इज द पावर ऑफ सॉल्ट। सोचो अगर सॉल्ट बनाने वाली कंपनीज ने मर्जर कर लिया और कह दिया हम 1000 रुपए पर लीटर, सॉरी पर केजी बेचेंगे, ठीक है, लेगा पर्सन। मिल्क में तो फिर भी पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि मिल्क के लोकल सेलर है, चलो मैक्सिमम हो गया, आपने क्या छोड़ो गाय पाल ले रहे, हाँ देयर इज एन ऑप्शन, बट नमक थोड़ी समुद्र से हम जा रहे, समुद्र से निकाल ला रहे 1 आध किलो, वो थोड़ी निकाल पाओगे। सो देर आर मेनी लोकल प्लेयर्स इन मिल्क, सो मिल्क वाज जस्ट एन एग्जांपल। बट अगेन अगर कार्टेल का पर्पस यही है कि हम एडवर्स पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो वॉइड ही मान लिया जाता है। हाँ, मर्जर और कार्टेल में फर्क ये है, मर्जर में एंटिटीज मर्ज होके एक बन जाती हैं, यहाँ तुम अमूल हो हम नमस्ते हैं, बस हमने मिलके अग्रीमेंट किया है,
मर्जर में अमूल और नमस्ते मिल गए, हाँ एक न्यू एंटिटी बन गई, और इसमें सिर्फ अग्रीमेंट कर लिया, बाकी तुम हो हम है। हाँ, कार्टल को वॉइड माना जाता है, कार्टलाइजेशन इज वॉइड। ओके जैसे हाँ, जैसे हर आपको बताएं हर मार्केट की एसोसिएशन होती है, जैसे अपने यहाँ कपड़ा बाजार है, सराफा बाजार है, सराफा बाजार जानते हो, ये ज्वेलरी मार्केट, ठीक है, ऐसे सबकी बाजार होती है, इनकी जो एसोसिएशन होती है रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है। एज फार एज इट इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन, दैट इज नॉट अ कार्टेल, क्योंकि उसका पर्पस ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे प्राइसेस, ठीक है। लेकिन अगर आप बना रहे हो फॉर एनी अनइवन पर्पसेस, एंटी कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए, तो वो माना जाता है उसको कार्टेल, मतलब उनको कार्टेल नहीं कहेंगे वो जो एसोसिएशंस होते हैं, बिकॉज वो एसोसिएशन बना के खुद को रजिस्टर करा रहे हैं, तो वो एक तरह से लीगल एंटिटी हो गई। ये तो अग्रीमेंट कर रहे हैं, पता भी नहीं कि रिटर्न कर रहे हैं कि ओरल कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से मान लेते हैं, इट इज अज्यूम्ड कि इट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। अगर नहीं है तो आप प्रूफ करिए, ओके। इसके ये एक बार पॉइंट्स देखना, सम ऑफ द कंडीशंस दैट आर कॉन्ड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन, कह रहे हैं कैसे कार्टेल, किन किन चीजों से कार्टेलाइजेशन होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्यू कॉम्पिटिटर, बताओ कार्टेलाइजेशन होगा कि नहीं। हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्यू कॉम्पिटिटर, जिस चीज के बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, बताओ कार्टेलाइजेशन हो पाएगा। सोच के देखो, जिस चीज के बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, सबके साथ एसोसिएशन करना डिफिकल्ट है, लेकिन जिस चीज के 2-3 प्लेयर है मार्केट में, उनमें बड़ी आराम से मर्जर हो जाएगा, ठीक है। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, उस बिजनेस में आना आसानी है। आप सोच के देखो, आज तक कोई और कंपनी नमक क्यों नहीं बना पाई, इट्स सच अ बेसिक कमोडिटी, कुछ ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नमक की डिमांड खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी कोई कंपनी नहीं आ पाई, ठीक है। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, उस मार्केट में आना आसान नहीं है, उस मार्केट को छोड़ना आसान नहीं है, यानी वो इतनी बड़ी मार्केट है, अगर ऐसा है तो कार्टेलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दो कंपनीज एसोसिएशन ज्यादातर तब बनाएंगे जब दोनों के प्रोडक्ट सिमिलर हो, जैसे अमूल भी मिल्क बना रहा है, नमस्ते भी मिल्क बना रहा है, तो कार्टेल फॉर्म हो सकता है। अब हम शूज बना रहे हैं, आप नोटबुक बना रहे हो, तो हमारे कार्टेल का फायदा ही क्या हुआ। कार्टेल तब होगा जब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हो। सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सेस कैपेसिटी, ये भी आप समझने की स्थिति में नहीं है, ये दोनों पॉइंट। ये समझ गए हमने क्या बोला, ये नेक्स्ट टर्न पे समझाएंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए अभी, ये समझ आ जाए शायद। हाई डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द प्रोडक्ट, ये बताओ क्या हुआ। हाँ, ज्यादा खतरनाक कार्टेलाइजेशन वो होगा अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हो, जैसे मेडिसिन, सॉल्ट, बेसिक कमोडिटी, इनमें कार्टेलाइजेशन हो जाएगा तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर कॉन्ड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन। इसके 3 पॉइंट्स बचे, हिस्ट्री ऑफ कोल्यूशन, सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एक्सेस कैपेसिटी, ये हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। हम अकेले पढ़ा पढ़ा के थक गए, अब सब जा चुके हैं तो अब हम भी जाएंगे, ठीक है। इसके आगे वील कंटिन्यू।